आज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है उसको हमने कवर किया। अब हम देखेंगे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। हम इस फील्ड में आगे बढ़े उससे पहले आज 15 अगस्त है। आप सभी मेरे स्टूडेंट्स और मेरे सभी व्यूअर्स को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए हम लोग मेटलर्जिकल इंडस्ट्री देखते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री यानी धातुकर्म उद्योग। धातुकर्म उद्योग में हम लोग मेटल से जुड़े हुए 4 इंडस्ट्रीज देखते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, लेड एंड जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो ये 4 इंडस्ट्रीज हैं जो कि togetherly known as metallurgical industry, which is second most largest industry of India after textile industry। तो वन बाय वन हम लोग इसमें देखेंगे। इनमें से सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, और ओवरऑल भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। पहले देखते हैं इंडिया का क्या पोजीशन है जो वर्ल्ड में है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लौह एवं इस्पात उद्योग। चलिए ओवरव्यू में देखते हैं इंडिया वर्ल्ड पोजीशन। भारत की दुनिया में स्टील प्रोडक्शन को या आयरन को लेकर के क्या कंडीशन है। तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, और इसी को दूसरा नाम है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, DRI या स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। मैं आपको आगे चल करके स्पॉन्ज आयरन या क्यों इसको डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन क्यों कहते हैं हम आगे चल करके थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, कच्चे इस्पात का और पिग आयरन का और कच्चे लोहे का, पिग आयरन माने कच्चा लोहा का हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2 चीजों में। ठीक है, तो क्रूड स्टील और पिग आयरन। स्पॉन्ज आयरन में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पिग आयरन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्रूड स्टील में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है हमारा, वो हम दुनिया में जो जितना प्रोडक्शन होता है उसमें हमारा 6% शेयर है, और हम सेकंड पोजीशन पे हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना, जो दुनिया में क्रूड स्टील का अकेले 53% प्रोडक्शन करता है, यानी काफी आगे है इंडिया से। चलिए, इसके अलावा हम सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर हैं आफ्टर चाइना। तो इस्पात का सबसे ज्यादा खपत करने वाला जो देश है वो है चाइना, और उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत। तो ये हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 4 मामलों में, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड रैंक पर है। सेकंड रैंक पर हम 3 मामलों में है, पिग आयरन प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन और स्टील कंजप्शन, और स्पॉन्ज आयरन में हम फर्स्ट रैंक पर हैं। चलिए दूसरी बात हम देखते हैं पर कैपिटा स्टील कंजप्शन पर ईयर। प्रति साल स्टील की खपत कितनी है। तो पहले हम लोग देखते हैं दुनिया का एवरेज, वर्ल्ड एवरेज। यदि पूरी दुनिया का एवरेज निकालें तो प्रति साल 225 किलोग्राम स्टील की खपत पूरी दुनिया में होती है। उसमें से इंडिया में इसकी खपत 75 किलोग्राम है, यानी वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है। और चाइना में जो ये वर्ल्ड एवरेज है ये 525 किलोग्राम है, यानी वर्ल्ड एवरेज से लगभग 2 गुना। ठीक है, और तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड एवरेज से भी हमारा एवरेज बहुत कम है और चाइना से भी हमारा एवरेज बहुत कम है। अगली बात, स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया 2018-19 में भारत ने कितना स्टील का, क्रूड स्टील, यहां पर जो बात हो रही है वो क्रूड स्टील की बात हो रही है। तो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन इंडिया ने कितना किया। 2018-19 का आंकड़ा है हमारे पास, लगभग 140 मिलियन टन कच्चे स्टील का हमने प्रोडक्शन किया। इसमें से पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा 19% और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा 81%। इसका मतलब भारत में कच्चे स्टील का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें मोर देन 80% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनीज का है, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, यानी 20% और 80% के आसपास का
आंकड़ा इनमें बैठता है। ठीक है, इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील। 2018-19 में भारत, आपको एक बात समझना है इसके पहले कि भारत फिनिश्ड स्टील, कच्चा स्टील, पिग आयरन और स्पॉन्ज आयरन, ये सब क्या है हम अभी आगे उसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं सब चीज की। अभी हम ये समझते हैं कि 2018 भारत जो है फिनिश्ड स्टील का एक्सपोर्टर भी है, इंपोर्टर भी है। लेकिन किसी साल अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है, तो हम उस साल नेट एक्सपोर्टर होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ष 2018-19 में हम नेट एक्सपोर्टर थे। नेट एक्सपोर्टर का मतलब हमारे एक्सपोर्ट की मात्रा ज्यादा थी। एक आंकड़े से मैंने बता दिया है, एम का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट माने हमने दूसरे देशों से कितना स्टील खरीदा, लगभग 5 मिलियन टन स्टील हमने दूसरे देशों से खरीदा, और दूसरे देशों को कितना मिलियन टन हमने स्टील बेच दिया, 6.5 मिलियन टन हमने स्टील बेच दिया। तो अब आप देख सकते हैं इस आंकड़े से कि हमारा इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, तो नेट आंकड़ा कितना आएगा अगर हम निकालेंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू 6.5 मिलियन टन माइनस 5 मिलियन टन, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मिलियन टन, जो कि प्लस में आएगा। तो प्लस में आता है का मतलब हम नेट एक्सपोर्टर रहे हैं, हम इंपोर्टर नहीं रहे। ठीक है, किसी साल हम इंपोर्टर भी रहते हैं, किसी साल हम इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कम होता है। लेकिन 2018-19 में हम नेट एक्सपोर्टर रहे हैं फिनिश्ड स्टील का। यहाँ तक आंकड़े वगैरह हमारे समझ में आ गए। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन समझते हैं कि क्रूड स्टील किसे कहते हैं, पिग आयरन क्या है, स्पॉन्ज आयरन क्या है। यदि कोई आयरन हमें मिला और उस आयरन में कार्बन की मात्रा 2% से ज्यादा है, कार्बन कंटेंट इज मोर देन 2% इन एनी आयरन, तो ऐसे आयरन को पिग आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, इस कच्चे लोहे को फिर बार बार पिघलाया जाता है, फिर उसको ढलवा लोहा में डाला जाता है, फिर उसको पिटवा लोहा में डाला जाता है। ठीक है, तो ये ढलवा पिटवा भी मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, फिर क्रूड स्टील, फिर फिनिश्ड स्टील। तो अभी हमने समझा पिग आयरन क्या है। अब यदि इस पिग आयरन में हम उसमें से जो 2% कार्बन की मात्रा है, यदि हम उसको कम कर दें, ठीक है, तो रिड्यूसिंग कार्बन कंटेंट बिलो 2%, 2% से ज्यादा है तो उसको पिग आयरन कहेंगे, कच्चा लोहा कहेंगे। लेकिन 2% से यदि हम उसकी मात्रा को कम कर दें, तो उसको कम करने के दो तरीके हैं, और दोनों तरीकों के हिसाब से दो अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। यदि हम ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग यानी भट्टी में उस लोहे को गला करके उसमें जो है कास्टिक सोडा वगैरह मिला करके चारकोल के साथ उसको गलाया जाता है, और भी कुछ प्रोडक्ट उसमें जो है, अगर इस मेथड से हम यानी कुल मिलाकर के भट्टी में तपा करके कोक इत्यादि के साथ उसमें कार्बन की मात्रा कम कर दें, तो उससे जो चीज मिलती है उसमें कार्बन की मात्रा 2% से कम हो जाती है, और उसको बोलते हैं क्रूड स्टील, माने कच्चा इस्पात। कच्चा इस्पात इसलिए क्योंकि ये कच्चे लोहे से कुछ ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और यदि हम उसको भट्टी में ना तपाएं, उस कच्चे लोहे में कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस डाल दें जिसको रिड्यूसर कहते हैं। रिड्यूसर माने घटाने वाला। ठीक है, तो यदि हम जो है उसमें बाय डायरेक्टली थ्रू रिड्यूसर पिग आयरन में हम कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस डाल दें जो उसमें कार्बन की मात्रा को कम कर दे, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम रिड्यूसर कहते हैं। तो रिड्यूसर डाल दिया और उसमें कार्बन की मात्रा कम हो गई, तो उससे जो स्टील प्राप्त होता है उसको हम स्पॉन्ज आयरन कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम है डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन। ठीक है, हमने डायरेक्टली रिड्यूस्ड कर दिया। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हमारे पास दूध है और पानी मिला हुआ है, और हम इस दूध और पानी में से पानी को अलग करना चाहते हैं, यानी पानी की मात्रा कम करना चाहते हैं। उसको करने के दो तरीके हैं। एक, हमने उसको गैस स्टोव में रख करके उबाल दिया, काफी देर तक वो करने दिया, तो उसमें से पानी की मात्रा कम हो जाएगी। अगर हम इस प्रकार से इसको भट्टी में चढ़ा करके कम करते हैं, तो दूध में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, हम
ऐसा सब्सटेंस डाल दें जो उसमें पानी की मात्रा को बिना भट्टी में डाले कम कर दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे जो चीज प्राप्त हो जाती है, अब इस दूध की जगह आयरन ले लो, तो अगर भट्टी में तपा करके बनाया तो क्रूड स्टील प्राप्त हुआ, कार्बन की मात्रा कम कर दी, भट्टी में नहीं रखा कुछ और किया और कार्बन की मात्रा कम हो गई, तो उससे जो आयरन प्राप्त हुआ उसको हम स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो स्पॉन्ज आयरन है ऑलरेडी ये ब्रिटल होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है, चलिए अब फिनिश्ड स्टील किसको कहते हैं? ये कच्चा स्टील हमको मिल गया यहां से। अब क्रूड स्टील में हम कुछ और क्रोमियम मिला दें, ठीक है, मैंगनीज मिला दें, कुछ और मेटल मिला दें, उससे जो चीज बनेगी वो कहलाएगा आपका फिनिश्ड स्टील, और ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो हमने यहाँ पर ये दो तीन जो शब्द है उनकी हमने टेक्निकल परिभाषाएं यहाँ पर समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला धातु है आयरन। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों है ये? एक तो ये कि आयरन में हार्डनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। हार्डनेस माने कठोर होता है, स्ट्रेंथ माने ताकतवर होता है, ड्यूरेबिलिटी माने लंबे समय तक चलता है। अगर हम केवल रस्टिंग को छोड़ दें और अगर उसके में ही हम रस्टिंग को हटाने का कुछ मेथड अपना लें, ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन वगैरह कर दें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इज इन कास्टिंग इन डिजायर्ड शेप। लोहे को पिघला करके हम मनमर्जी आकार में, आप लोहे की वस्तु देखते हैं, नट बोल्ट लंबे छड़ से लेकर के विभिन्न शेपों में जो है लोहे को हम ढाल सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, पूरी दुनिया में लोहे का प्रोडक्शन, इंडिया में भी हम देखें तो पर्याप्त मात्रा में इंडिया में और पूरी दुनिया में लोहे का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके कारण भी ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है, चीप है। बाकी सभी मेटल से आप देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, मैंगनीज देख लो, जिंक देख लो, किसी और मेटल की तुलना में इसमें जो हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, चीपनेस है, मतलब चीपनेस का मतलब अफोर्डेबिलिटी ठीक ठाक है, कीमत कम है, इन सब के कारणों से। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी, अब नए नए तकनीक आ गए हैं, ज्यादा मात्रा में हम लोहे वगैरह की माइनिंग कर पा रहे हैं और लोहे में हम विभिन्न प्रकार के अन्य मेटल मिलाकर के डिफरेंट प्रकार के एलॉयज जो हैं वो बना सकते हैं। बैकबोन ऑफ रफली ऑल इंडस्ट्रियल मशीनरीज, लोहा जो है वो लगभग ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें जो कल पुर्जे हैं, मशीन है, तकनीक है, वो बिना लोहे का बन नहीं सकता। तो लोहा ही सारे इंडस्ट्री मशीनरीज का बैकबोन है और यही मेटल है दैट कॉज्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1800 के आसपास जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई और अब पूरी दुनिया में 3 लेवल का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है और चौथी रेवोल्यूशन होने वाली है। उसमें भी रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी लोहे की वही उपयोगिता है जो पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रही है। ठीक है, तो इन सब कारणों से आयरन सबसे ज्यादा पॉपुलर, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल दुनिया का बन चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए लोकेशन फैक्टर क्या है। माने आयरन स्टील इंडस्ट्री अगर हमें कहीं पर लगाना है तो हम सबसे ज्यादा किन विषयों पर ध्यान देंगे, किन फैक्टर्स पर ध्यान देंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जिस जगह पर हमें आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जहां हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहां हमें रॉ मटेरियल मिल पाएगा या नहीं। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल 2 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी रॉ मटेरियल, जिसमें आता है आयरन और कोल। एक तो हमें आयरन चाहिए, फिर उस आयरन को पिघला करके स्टील में बदलने के लिए हमको कोल चाहिए। ठीक है, तो ये 2 प्राइमरी रॉ मटेरियल कहलाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी रॉ मटेरियल भी हमें आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए चाहिए। वो कौन कौन से मटेरियल हैं? मैंगनीज, क्रोमियम, सिलिका, डोलोमाइट, लाइमस्टोन एटसेट्रा। ये सेकेंडरी रॉ मटेरियल हैं जो काफी कम मात्रा में चाहिए होता है। और जब हम किसी जगह पर इंडस्ट्री सेट करते हैं तो वहां पर हम सेकेंडरी रॉ मटेरियल को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि इनकी मात्रा कम होती है, इनको कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करके लाया जा सकता है। हम केवल प्राइमरी, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में हम पहले देखते हैं कि हमें आयरन और कोल जहां पर मिलता है हम वहीं पर आयरन स्टील इंडस्ट्री सेट करते हैं। इसलिए भारत में जितने आयरन स्टील इंडस्ट्री मिलेंगे आपको, 1-2 को छोड़ करके,
वो सब के सब ऐसी जगहों पर लोकेटेड है जहां आयरन और कोल दोनों मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। भारत के 90% इंडस्ट्रीज यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक, अब तो पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि जहां रॉ मटेरियल होता है वहीं पर आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक अपवाद है भारत में। अपवाद कौन सा है, ये नोट में हमने लिखा है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स एट भद्रावती कर्नाटक इज अ मेजर एक्सेप्शन which is located far away from main coal producing areas। यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये स्टील प्लांट है भारत में, एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि रॉ मटेरियल से दूर यानी रॉ मटेरियल से हट करके स्थापित किया गया है। खास करके आयरन तो वहां है लेकिन कोल की अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं। तो इन परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा भारत का आयरन स्टील प्लांट है जो रॉ मटेरियल के पास अवस्थित नहीं है, तो वो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। वहां आयरन तो है लेकिन कोल नहीं है। तो फिर आयरन को गलाने के लिए उनको पावर कहां से मिलती है, एनर्जी कहां से मिलती है, हीट कहां से मिलती है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ कोल, कोल की जगह इट यूजेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सारावती रिवर, यानी लोहे को गलाने के लिए ये कोयले का प्रयोग नहीं करते बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली पैदा होती है उस बिजली के माध्यम से लोहे को गलाया जाता है और फिर आगे इस्पात वगैरह बनाया जाता है। तो ये एक ऐसा अपवाद है भारत में जो रॉ मटेरियल के पास लोकेटेड आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री को लोकेट करने का मार्केट, यानी ये इंडस्ट्री ऐसे जगहों पर स्थापित की जाती है जिससे जो फिनिश्ड स्टील है उसको मार्केट में पहुंचाने की दूरी कम से कम हो, यानी चारों तरफ उस इंडस्ट्री के मार्केट पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। इज इट क्लियर? तो कुल मिलाकर के अगर हम मोटा मोटा देखें तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए तीन महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। ये तीन फैक्टर ही जो है इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। इन तीन में से दो भी किसी जगह पर मिल रहा है तो वहां आप ये इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। केवल एक मिल रहा है तो आप इंडस्ट्री सेट नहीं कर सकते, और तीनों मिल रहे हैं तो बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब इंडिया में हम देखते हैं सेंटर ऑफ स्टील प्रोडक्शन। भारत में कहां कहां स्टील का प्रोडक्शन हम करते हैं, तो स्वाभाविक बात है उसके लिए हम जो है स्टील प्लांट्स स्थापित करते हैं। तो इन स्टील प्लांट्स को भारत में हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। पहला है लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट, माने बड़े बड़े प्लांट। ठीक, उनमें 12-13 हैं ऐसे प्लांट जिनमें हमने 10 का नाम यहां पर लिखा है। पहला है लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, 1907 में इसकी स्थापना हुई। जमशेदजी टाटा ने किया था साकची में, बाद में उस साकची SAKCHI जमशेदपुर में वो जगह, बाद में उसका नाम बदल करके जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रख दिया गया। दूसरे नंबर का स्टील प्लांट है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, इसकी 3 प्लांट स्थापित किए गए थे। तो ये भारत का सबसे पहला आयरन एंड स्टील प्लांट कुल्टी में खोला गया था 1864 में, दूसरा हीरापुर में 1908 में, और तीसरा बर्नपुर 1937 में। फिर इन तीनों को मर्ज कर दिया गया आपस में और उसका नाम दे दिया गया इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इज इट क्लियर? चलिए, फिर तीसरे नंबर पर है मिस्को। मिस्को में यहां पर है मैसूर आयरन स्टील कंपनी, बाद में इसका नाम बदल करके रख दिया गया विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स, और ये भद्रावती कर्नाटक में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। चौथे नंबर पे है भिलाई आयरन एंड स्टील सेंटर, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और ये आपको याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई
और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी यूएसएसआर की मदद से। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर माने पूर्व सोवियत संघ जो आज का रसिया है उसकी मदद से हमने इसको स्थापित किया था। 5वें नंबर पे हिंदुस्तान स्टील प्लांट राउरकेला में 1959 में स्थापित किया गया। ये राउरकेला जो किया गया था ये वेस्टर्न जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी की मदद से हमने इसको किया था। फिर है हिंदुस्तान स्टील प्लांट का दूसरा प्लांट हमने स्थापित किया दुर्गापुर में 1959 में ही, और ये ब्रिटेन की मदद से हमने इसको स्थापित किया था। फिर है बोकारो स्टील प्लांट 1964 जो झारखंड के बोकारो में स्थापित किया गया था, और ये भी यूएसएसआर की मदद से किया गया था। सालेम स्टील प्लांट 1982 इंडिया ने अपने खुद के दम पर इंडिजिनसली इसको सेटअप किया। विजयनगर स्टील प्लांट जो कि कर्नाटक के हॉस्पेट बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पेट में इसको स्थापित किया गया था 1982 में ही। और फिर 10वें नंबर पे है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इसे भी 1982 में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। ये भारत के 10 बड़े आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा भारत में जो मिनी स्टील प्लांट्स हैं उनकी संख्या 230 के आसपास है, और फाउंड्रीज माने जहां पर लोहे को पिघलाने गलाने वगैरह का काम किया जाता है वो उसकी संख्या 10,000 के आसपास भारत में है। और उसमें से यहां कुछ मिट गया है, मैं एक बार सुधार देता हूं। तो लगभग 10,000 के आसपास फाउंड्रीज हैं, 95% ऑफ विच इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। ये जो 10,000 फाउंड्रीज हैं इनमें से 95% के आसपास जो फाउंड्रीज हैं वो 3 स्टेट में लोकेटेड है। वो है महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, चलिए सेल स्टील प्लांट्स। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की स्टील सेक्टर में काम करने वाली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इस पीएसयू के अंतर्गत भारत के 5 स्टील प्लांट्स सेल के अंडर कंट्रोल में काम करते हैं। वो 5 स्टील प्लांट्स जो सेल के अंडर में काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो भिलाई का स्टील प्लांट, बोकारो का, राउरकेला का, दुर्गापुर का और बर्नपुर का, बर्नपुर पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये 5 जो स्टील प्लांट्स हैं वो सेल के अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में आयरन स्टील प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज कौन है, और फिर स्टील सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।